नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हिंदी ज्ञान पॉइंट से डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल। आज से हम हिंदी नेट जीआरएफ के लिए एक सीरीज़ लेकर आए हैं जो प्रीवियस पेपर, इसमें सारे प्रीवियस पेपर होंगे जो आप सबके आने वाले एग्ज़ाम के लिए नेट के और जीआरएफ के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। 2024 अगस्त का यूजीसी नेट का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है के अनुसार सूची के साथ मिलान करना है आपको। तो पहला है हमारा मार्किन की धोती, लाट का अंगा, कंघी, चर्बी की बत्ती। तो आपको इसको मिलान करना है। मार्किन की धोती तो किससे मिलाओगे आप? तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? तो हमारा होगा बी आंसर। तो कैसे कैसे मिलाएंगे हम इसको? मार्किन की धोती अमेरिका, लाट 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 कंगा इंग्लैंड, और तुम्हारा ये 1 मिनट में पेन ले लेती हूँ, कंघी फ्रांसिस, चर्बी की बत्ती जर्मनी। तो मार्किन की धोती अमेरिका, लाट कंगा इंग्लैंड, कंघी फ्रांसिस, चर्बी की बत्ती जर्मनी। तो हमें ये मिलान करना था कि कौन सी वस्तु निर्यातक देश कौन कौन से। तो ये हमारा कौन सा है निबंध है, भारतवंश की उत्पत्ति कैसे होती है। भारत हिंदू का ये निबंध है। इस निबंध का अंश है तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। तो मार्किन की धोती किससे बनी है? अमेरिका से। जिस लाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। फ्रांसिस की बनी कंघी तुम सिर झाड़ते हो, और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो पहले से बाद के क्रम में लगाने के लिए हमें लगाना पड़ेगा, इसका आंसर है सी। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सार्वजनिक गणपति पूजा का आरंभ। सार्वजनिक गणपति पूजा का आरंभ कब हुआ था? 1893। बंग विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन 1915। असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था 1920। और इसमें ये प्रमुख घटनाएं भी दे रखी हैं, जैसे लखनऊ पैक्ट कब आया था? तुम्हारा 1916 में आया था, लखनऊ पैक्ट 1916। उसके बाद तुम्हारा रॉलेट एक्ट 1919, चौरी चौरा कांड 1922 और नेहरू रिपोर्ट 1928। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, शेखर द्वारा 1 महीने के परिश्रम के बाद पहली पुस्तक तैयार करने का प्रयत्न किस खंड में है? तो ये है उषा और ईश्वर। तो शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आगे की क्या है? एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इस उपन्यास के प्रथम भाग का प्रकाशन 1940 में और द्वितीय प्रकाशन 1944। कभी कभी पूछ लेते हैं कि पहला प्रकाशन कितने भागों में है? ये 2 भागों में है। तो पहला प्रकाशन हुआ आपका 1940 और दूसरा हुआ आपका 1944। और इस उपन्यास का जो प्रथम भाग है उसके भी 4 खंड हैं, जैसे उषा, ईश्वर, बीज, अंकुर, प्रकृति, पुरुष और परिस्थिति। और उषा और ईश्वर खंड में जिक्र है कि शेखर लगभग 1 महीने के परिश्रम के बाद पुस्तक तैयार कर पाया। जब उसकी बहन ने उसे देखकर पास कर दिया, तब शेखर निश्चय किया कि वह भी अपनी पुस्तक को प्रेस में घुमाकर सैकड़ों बनवाएगा। तो आइए अब है क्वेश्चन नंबर 4। कोई भी हो वह क्या बोले, पागल बन नर निर्भर न करे, अपनी दुर्बलता बल संभाल, गंतव्य मार्ग पर पैर धरे। कामयानी के किस सर्ग से उद्धृत है? पहला क्वेश्चन बनेगा कि कामयानी ये क्या है? एक महाकाव्य है। और इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 15 सर्ग हैं दोस्तों। तो पहला जो इसमें वो है, जो कितने सर्ग हैं वो 15 सर्ग हैं। और उन्हीं सर्गों से एक ये तुम्हारी वो बताई गई है, ये उसी से 1-2 लाइन ली हुई है कि ये किस सर्ग से है। तो एक सर्ग से ली गई है। तो ये कौन सा सर्ग है? ईड़ा सर्ग है। तो कोई भी हो वह क्या बोले, पागल बन निर्भर ना करे, अपनी दुर्बलता बल संभाल, गंतव्य मार्ग पर पैर धरे, मत कर पसार निज पैरों चलने की जिसको रह झाक, उसको सब कोई सके रोक। ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामयानी महाकाव्य। तो ये क्या है? एक महाकाव्य है। और ये किस सर्ग से ली गई है? तो ये ईड़ा सर्ग से ली गई है।
तो 15 सर्ग है इसमें, और कौन से सर्ग से ली गई है? इड़ा सर्ग। कभी कभी इनके नंबर से भी पूछे जाते हैं कि पहला सर्ग कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो आपके इनके सारे सर्ग याद होने चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, दयाराम नामक पात्र का वर्णन किस कहानी में हुआ है? तो पहले तो आपको बताया दयाराम नामक पात्र का वर्णन, तो ये किस कहानी का है? तो ये आपकी राजा निर्वंशिया। किससे है? राजा निर्वंशिया। तो राजा निर्वंशिया कमलेश्वर द्वारा रचित, राजा निर्वंशिया कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी के पात्र दयाराम है। इस कमलेश्वर द्वारा रचित है ये। तो कहानी का अंश है। और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। इस कहानी के अन्य पात्र हैं चंदा, जगपति, बच्चन सिंह आदि। इस कहानी के जो अन्य पात्र हैं वो है चंदा, जगपति, बच्चन सिंह आदि। अपना अपना भाग्य कहानी के पात्र हैं 10 वर्ष का नाथ बच्चा, कथानायक और कथानायक का मित्र। ये कहानी जयेंद्र कुमार द्वारा रचित है। लालपान की बेगम कहानी के बाद चंपिया, मखनी फुआ, सुनरी, बिरजू, जंगी आदि। लालपान की बेगम फणिशनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। राही कहानी के पात्र हैं अनीता, राही जिसका नाम अनीता और इस कहानी की लेखिका जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो राही कहानी के पात्र ये आपको बता दें अनीता और राही, और यदि पूछे कि इसकी लेखिका कौन है तो सुभद्रा कुमारी चौहान। तो साथ में हमने आपको इसमें 4 कहानी बता दी है। एक तो हो गई आपकी दयाराम कहानी में कौन सा पात्र? कमलेश्वर द्वारा रचित राजा निर्वंशिया, एक अपना अपना भाग्य, लालपान की बेगम और एक राही कहानी। तो आपकी 4 कहानी एक ही क्वेश्चन में आ गई है। तो सबके पात्र भी पूछे जाते हैं और सबके इनके अंदर भी पूछा जाता है कि क्या है। तो इसलिए कहानियाँ को आपको मूल रूप से तैयार कर लेना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, बलरामपुर नामक स्थान का उल्लेख किस कहानी में हुआ? तो लालपान की बेगम में हुआ। बलरामपुर नामक स्थान का जो उल्लेख है वो फणिशनाथ रेणु द्वारा रचित लालपान की बेगम में है। बलरामपुर इस कहानी में नाच का स्थान है। ये बलरामपुर एक स्थान है जहाँ पर नाच का स्थान दिया गया है। तो ये पूछा है किसकी कहानी है, और इसमें जो बलरामपुर नामक स्थान है वो किस कहानी में हुआ है? तो लालपान की बेगम में हुआ है। आइए अब आ जाते हैं 7 क्वेश्चन पर। तो प्रत्येक वस्तु की निर्भरता चूँकि प्रौद्योगिकी पर होगी, इसलिए विकसित एवं विकासशील समाजों के मध्य दूरी कम नहीं होगी वरन बढ़ेगी। उक्त मंतव्य किस विचारक ने व्यक्त किया है? तो ये व्यक्त किया है लियोतार्द ने। लियोतार्द का मंतव्य है कि प्रत्येक वस्तु की निर्भरता चूँकि प्रौद्योगिकी पर होगी, इसलिए विकसित और विकासशील समाजों के मध्य दूरी कम होगी। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। जो फ्रांसवा लियोतार्द, इनका पूरा नाम है जियो फ्रांसवा लियोतार्द। तो इन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल कॉलेज एक फिलॉसफी के संस्थापकों में से एक है। फ्रांस और उत्तर आधुनिकतावाद चिंतक इन्हें कहा जाता है। और इनका जो रचनाएं हैं वो द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज, ये अक्सर पूछी जाती है कि इनकी कौन सी रचना है। तो द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राम की शक्ति पूजा बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और ये निराला की है। राम की शक्ति पूजा आपको इसमें बताना है कि ये इसकी निम्नलिखित विशेषताएं कौन कौन सी है। तो आपको बताना होगा। तो ये इसका मूल स्रोत कृतवासी का बंगला रामायण है। शक्ति पूजा के प्रसंगों में राम की पराजय का कहीं उल्लेख नहीं है, और अन्याय जिधर है शक्ति को भी उधर ही होना चाहिए। पूरी कविता में अंधकार प्रकाश का द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। ये कविता निराशा का महिमा मंडन नहीं करते। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर होगा हमारा बी। सही उत्तर है हमारा बी। श्री लाल शुक्ल हमारा उत्तर है इसमें बी। तो राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित लंबी कविता है। किसके द्वारा रचित है? निराला जी के द्वारा रचित है, और ये एक लंबी कविता है। इसकी विशेषताएं हैं, इसका मूल स्रोत है कृतिवास का बंगला रामायण।
पूरी कविता में अंधकार प्रकाश का द्वंद्व युद्ध निरंतर चलता रहता है और ये हायर एजुकेशन में भी लगी हुई है। राम की शक्ति पूजा। यह कविता निराशा का महिमा मंडन नहीं करती है। यह कविता निराशा का महिमा मंडन नहीं करती है। तो निराला की रचना तुलसीदास को राम की शक्ति पूजा का पूर्ण संस्करण कहा जाता है। पहला पॉइंट। अनामिका द्वितीय काव्य संग्रह में राम की शक्ति पूजा कविता संग्रह। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है राम की शक्ति पूजा का जो कविता का प्रकाशन है 1936 है। 1936 में ये प्रकाशित हुई है। तो ये सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 अब पूछा है काव्य भाषा के संदर्भ में वर्षवत के उपयुक्त कथन बताने हैं आपको। वर्षवत के उपयुक्त कथन। तो पहला है प्रशांत मनोदशा में भावों का अनुस्मरण आवश्यक नहीं है। काव्य प्रबल भावों का सहज उछलन है। भावोद्दीप्त मनोदशा में रचना का आरंभ होता है। भाव चाहे जिन कारणों से उत्पन्न हो मन को आनंदित करते हैं। ग्रामीण भाषा काव्य के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो पहला है इसमें सही केवल बी सी डी। तो कौन कौन सा सही है इसमें? बी, सी और डी। बी, तो बी क्या कह रहा है? काव्य प्रबल भावों का सहज उछलन है। उसके बाद क्या कह रहा है? सी, भावदीप्त मनोदशा में रचना का आरंभ होता है। और डी क्या कह रहा है? भाव चाहे जिन कारणों से उत्पन्न हो मन को आनंदित करते हैं। तो इसमें ये जो है ना ग्रामीण काव्य के लिए उपयुक्त नहीं है, ये गलत है। काव्य भाषा के संदर्भ वर्षवत के उपयुक्त कथन है कि यह काव्य प्रबल भावों का उछलन सहज उछलन है। और उसके बाद भावदीप्त मनोदशा में रचना का आरंभ होता है। भाव चाहे जिन कारणों से उत्पन्न हो मन को आनंदित करते हैं। इनका जीवन काल बताया है विलियम वर्षवत का जीवन काल है 1770 से लेकर 1850। सिद्धांत है इनके काव्य भाषा सिद्धांत, काव्य और की भाषा की एकता का सिद्धांत और सहज भावोच्छ्वास का सिद्धांत। ये सारे पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें आप ध्यान से याद कीजिएगा। इनका सन, इनकी रचनाएं और इन्होंने क्या क्या कहा है, तो ये बहुत पॉइंट ध्यान से रखने वाली चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। शिवपालगंज के बारे में किसे ऐसा लगता है कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह यहाँ है। जो कहीं नहीं है और जो यहीं नहीं है वह कहीं नहीं है। तो ये किसे लगता है? ये रंगनाथ को लगता है। शिवपालगंज किसकी है ये? इसमें जो पात्र है वो रंगनाथ है। तो ये किसकी है? शिवपालगंज ये श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित राग दरबारी उपन्यास की जो पात्र हैं शिवपालगंज के, उन्होंने ये कहा है। श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित राग दरबारी ये एक उपन्यास है। उपयुक्त प्रसंग लिया गया है इससे। इस उपन्यास के जो एक पात्र है रंगनाथ, शिवपालगंज के बारे में ऐसा लगने लगता है कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं है वह यहाँ है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। तो ये बात कौन कहते हैं? रंगनाथ कहते हैं। तो उससे जान पड़ा है कि हम भारतवासी एक हैं और हर जगह हमारी बुद्धि एक सी है। तो दोस्तों कभी कभी उपन्यास के पात्रों से उनकी 2 लाइन दे के पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा है। तो राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ है? 1968। और ये क्या है? उपन्यास है। और ये किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है। तो 3 क्वेश्चन तो यही बन जाते हैं। और इस उपन्यास का जो कथा केंद्र है वो शिवपालगंज है। तो किस गांव से है? शिवपालगंज नामक गांव से है। और इसके जो अन्य पात्र हैं वो भी देख लीजिए। तो गयादीन, रूपन बाबू, वैद्य जी, लंगर, बद्री पहलवान और रामादीन, कालिका प्रसाद इत्यादि इस उपन्यास के पात्र हैं। तो सारे पात्रों को ध्यान से देख लीजिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 हमारा है मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है ये आषाढ़ का एक दिन के पात्र। मोहन राकेश का रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन। तो इसमें कहा गया है, इसमें पूछा है कि इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं। इसे आँखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। तो आषाढ़ का दिन नाटक, एक दिन नाटक, ये संवाद किसका है? तो ये संवाद किसका है? ये संवाद है प्रियम गुमंजरी का। तो प्रियम गुमंजरी जो है इस पात्र की लेखी, वो है इस पात्र की इसकी पात्र हैं। तो
नारी पात्र हैं और मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन के बाद प्रियंका मंजूरी का संवाद है। तो जो इस सौंदर्य के हमारे जीवन की सब हमारे इस सौंदर्य के सामने हमारे जीवन की सब सुविधाएं हैं और इसे आंखों से व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय पर्याप्त नहीं है। तो ये कौन कहता है? प्रियंका मंजूरी कहती हैं। अब वो देख लेते हैं और किसने क्या क्या कहा है। तो मल्लिका का संवाद है, हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। मातुल का संवाद है, आप असुविधा को सुविधा न माने, यह दूसरी बात है। आप सुविधा को सुविधा न माने, आप असुविधा को असुविधा न माने, यह दूसरी बात है। और अनुष्का का संवाद है, हाँ हो गया, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। हाँ हो गया, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। पहला हो गया हमारा मल्लिका का, फिर मातुल का और नाशिका का। तो ये तीनों संवादों को भी ध्यान से देख लीजिएगा। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि आपको फिर मैचिंग करनी है। तो आपको बताना है परिचय और पात्रों से मिलाना है कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं। तो राय साहब का कारकुन, उसके बाद सबसे बड़ा महाजन, बीमा कंपनी की दलाली, बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजर डायरेक्टर। तो इसमें इधर है झिंगुरी सिंह, श्याम बिहारी तनखा, पंडित नौखेराम और मिस्टर खन्ना। तो आपको बताना है इसमें कौन कौन से मैच करने हैं। तो आप इसमें बताएंगे। तो इसका आंसर हमारा होगा डी। कैसे कैसे है देख लेते हैं। राय साहब का जो कारकुन है वो है पंडित नौखेराम। उसके बाद सबसे बड़ा महाजन है झिंगुरी सिंह, बीना कंपनी दलाली है श्याम बिहारी तनखा और बैंक मैनेजर और शक्कर मिल मिस्टर खन्ना के ये डायरेक्टर है। मिस्टर खन्ना किसके? शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर। अब उपयुक्त सभी पात्र जो हैं वो ये किसके उपन्यास के हैं? गोदान के हैं, जो प्रेमचंद द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक उपन्यास से पूछे जाते हैं कि ये उपन्यास किस प्रकार का है। तो ये एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। तो इतने सारे पात्र हैं इसके अंदर, बहुत बड़ा नाटक उपन्यास है ये। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, आधे अधूरे नाटक में पहले मंचन के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। तो आपको बताना है और जो ये नाटक पढ़ा होगा उसी को पता होगा कि इसके अंदर ये इतने सारे जो पहला मंचन के संबंध में आपको बताने हैं। तो इसमें क्या क्या पॉइंट आपको मिले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आंसर होगा हमारा सी। तो इसका आंसर हमारा क्या है? सी। केवल बी, सी और ई देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आपको पता चलेगा पहला है सी है। तो बी सी डी आंसर हमारा हुआ बी सी डी। तो इसका पहला मंचन देशांतर नाट्य संस्था द्वारा किया गया है। पहला मंचन देशांतर नाट्य संस्था द्वारा किया गया। इसका निर्देशन श्री ओम शिवपुरी ने किया और छोटी लड़की की जो भूमिका है वो अनुराधा कपूर ने निभाई है। ये 3 पॉइंट हमारे सही हैं। देख लेते हैं इसको भी। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है जिसका प्रकाशन 1969 में हुआ। इस नाटक का प्रथम मंचन 1969 ईस्वी में ओम शिवपुरी के निर्देशन में दिल्ली में हुआ। अगर खाली पूछे कि इसका प्रकाशन कब हुआ तो 1969 में हुआ। अगर पूछे कि इस नाटक का प्रथम मंचन हुआ तो 1969 में हुआ, लेकिन किसके द्वारा हुआ? तो शिवपुरी के निर्देशन में हुआ। और कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। तो दिए गए नाटकों कथनों में इन नाटक के संबंध में लेखित तथ्य मिलते हैं। तो पहला मंचन होता है देशांतर नाट्य संस्था द्वारा किया गया और इसका निर्देशन श्री ओमपुरी शिव ने किया और इसका जो मंचन है वो फरवरी 1969 में हुआ। अब आ जाते हैं हम अपने 14 क्वेश्चन पर। 14 क्वेश्चन है, कविता क्या है? निबंध से संबंधित सत्य कथन बताने हैं आपको। तो इसके सत्य कथन बताएं तो इसका आंसर है ए बी ई। हमारा देखते हैं क्या कहता है। इस शीर्षक से शुक्ल जी ने 99 में एक छोटा सा लेख लिखा था। कविता क्या है? इस निबंध में इस शीर्षक से शुक्ल जी ने 1909 ईस्वी में एक छोटा सा लेख लिखा था। उसके बाद आपका है बी, निरंतर संशोधन परिवर्तन के द्वारा अंत 1929 ईस्वी में इस अंतिम रूप प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद आया मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मकता है। तो हमारा आंसर हुआ ए बी ई। कविता क्या है? निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस निबंध से संबंधित सही तथ्य इस प्रकार है। इस शीर्षक से शुक्ल जी ने 1909 ईस्वी में एक छोटा सा लेख लिखा था जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो कविता क्या है, ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका में एक छोटा सा लेख था। निरंतर संशोधित परिवर्धन के द्वारा अंत 1929 में इसे अंतिम रूप प्राप्त हुआ। इस निबंध के अनुसार मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिकता है। बहुत गहराई के साथ आपको इसको पढ़ना होगा, तभी आप इसके एक एक पॉइंट को निकाल सकते हैं। आइए 15 क्वेश्चन अगला देखते हैं। धूस्वामी नाटक में धूस्वामिनी के संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो पहले से बाद के क्रम में लगाने के लिए आपको पहला है, लौट जाओ इस तुच्छ नारी जीवन के लिए, इतने महोत्सव की आवश्यकता नहीं। भी कहता है, चंद्रे तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो, यहाँ से लौट जाने पर भी मैं क्या मैं गुप्त कुल के अंतपुर में रहने पाऊंगी? तो फिर मेरा और तुम्हारे जीवन मरण साथ ही होगा। चंद्रे मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु सी अपनी गति बंद करो। अपनी कामना की वस्तु न पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है। तो इसका आंसर है बी, AEBDC। इसको आपको सीक्वेंस से लगाएं। तो पहला हमारा क्या सीक्वेंस में लगेगा? पहला लगेगा हमारा लौट जाओ। कहती है, लौट जाओ इस तुच्छ नारी जीवन के लिए, इतने महान उत्सव की आवश्यकता नहीं। सेकंड कहती है कि अपनी कामना की वस्तु न पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है। चंद्रे तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो, यहाँ से लौट जाने पर क्या गुप्तकल के अंतपुर में रह पाऊंगी? चंद्रे मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु सी अपनी गति बंद करो, तो फिर मेरा और तुम्हारे जीवन मरण साथ ही होगा। तो इस नाटक का प्रकाशन ये धूस्वामिनी कहती है, और आपको बताना है कि इसमें 1 by 1 कैसे इसने संवादों को कहा है। तो धूस्वामिनी नाटक का प्रकाशन है 1933 और स्त्रीपात इसके संवाद है। राजचक्र सबको पीसता है, पिसने दो, हम निस्सहायों को और दुर्बलों को पिसने दो। कौन कहता है? धूस्वामिनी में कहती है स्त्रीपात। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है? अब आ जाइए आप अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा 16 क्वेश्चन है। मानव का हंस से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से सही तथ्यों का चयन कीजिए। तो सही तथ्यों का चयन, मानव का हंस लिखने का विचार नागर जी को महिष कोल के साथ बात करते हुए आया था। दोहावली और गीतावली में तुलसी की जीवन झांकी खास तौर पर मिलती है। उपन्यास में तुलसी के जन्मस्थान के रूप में राजापुर को चित्रित किया है। इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने कवितावली और नेपथ्य को खास तौर पर पढ़ा। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर है इसमें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 16। तो 16 नंबर का आंसर हमारा 15 16 ये रहा 16। तो अच्छा, एक पॉइंट और इसमें है, ये वाला CDE पॉइंट है इसके अंदर। अच्छा, इसमें कंफ्यूज हो रही थी। तो मानव का हंस, तो इसका आंसर है बी। तो इसका आंसर है बी, ACD। तो मानव का हंस अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास 1972 में हुआ। और इस उपन्यास के जो आमुख के अनुसार जो विचार है, जो इनके बताए गए हैं उपन्यास, तो मानव का हंस लिखने पर विचार नागर जी को महिष कोयल के साथ बात करते हुए आया था। तुलसीदास के जन्मस्थान के रूप में राजापुर को चित्रित किया है। इस उपन्यास को लिखते समय नागर जी ने कवितावली और विनयपति को खास तौर पर पढ़ा। कवितावली और दोहावली में तुलसीदास जी की जो झांकी खास तौर पर मिलती हैं, जबकि दोहावली और गीतावली में कहीं कहीं तुलसी की जीवन झांकी मिलती हैं। मूल गोसाई चरित्र के लेखक संत वेणुमाधव है। यह उपन्यास 4 जून 1971 को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना आरंभ हुआ तथा 23 मार्च 1972 को रामनवमी के दिन पूर्ण हुआ। दोस्तों, आज हमने 16 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो। आगे हम इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और नई वीडियो लेकर आएंगे।